अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस करना है एनर्जीज फॉर अल्फा एंड बीटा डिके। अल्फा डिके के साथ कौन सी एनर्जीज एसोसिएटेड होती हैं और बीटा डिके के साथ किस टाइप्स की एनर्जीज एसोसिएटेड होती हैं। आज के लेक्चर में हमने इसको स्टडी करना है। तो फेडरल बोर्ड का जो SLO है इस टॉपिक से रिलेटेड वो कुछ इस तरह से है कि आफ्टर स्टडीइंग दिस टॉपिक स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो एक्सप्लेन कर सकें, एक्सप्लेन दैट अल्फा पार्टिकल हैव डिस्क्रीट एनर्जीज बट that beta particle have continuous range of energies because antineutrinos are emitted in beta decay। इस लेक्चर को समझने के बाद आप लोगों को इस काबिल होना चाहिए कि आप इसको आंसर कर सकें कि जब अल्फा इमिट होता है तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है अल्फा पार्टिकल के साथ वो डिस्क्रीट एनर्जीज होती हैं। अब डिस्क्रीट एनर्जीज क्या है थोड़े टाइम में मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो बीटा पार्टिकल की जो एनर्जीज होती हैं वो रेंज ऑफ एनर्जी होती है, कोई फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी बीटा पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड नहीं होती। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जब बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो उसके साथ न्यूट्रिनोज भी इमिट होते हैं। अब बीटा प्लस के साथ हमेशा न्यूट्रिनो इमिट होता है और बीटा माइनस के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो इमिट होते हैं। तो इस वजह से ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं यहाँ पे रेंज ऑफ एनर्जीज मिलती हैं। तो ये SLO है आज के लेक्चर के लिए। आप अगर इस लेक्चर को समझने के बाद ये तमाम चीजें अगर आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, इस मीन आप फेडरल बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो देखें अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल होते क्या हैं। अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल हमेशा न्यूक्लियस से इमिट होते हैं और उन न्यूक्लियाई से ये अल्फा और बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं जहां पे या जो न्यूक्लियाई आपके पास अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियस से आइदर अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल वहां से इमिट होके उस न्यूक्लियस को क्या कर देते हैं, ज्यादा स्टेबल कर लेते हैं। तो अब न्यूक्लियस स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ये अल्फा बीटा या फिर गामा रेडिएशन इमिट करता है। तो जब ये अल्फा और बीटा इमिट होते हैं तो इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। जैसे अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है तो उस अल्फा पार्टिकल की कोई ना कोई एनर्जी होगी। ये देखा गया है कि जो अल्फा पार्टिकल है उसके पास हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और बीटा पार्टिकल में हमेशा कोई फिक्स एनर्जी नहीं होती। कभी उसकी एनर्जी कम है, कभी उसकी एनर्जी ज्यादा है। एक रेंज ऑफ वैल्यू के दरमियान में उसकी जो एनर्जी की वैल्यू लाई करती है। तो अब हमने देखना है कि अल्फा पार्टिकल में क्यों आपके पास क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होती है और बीटा पार्टिकल में क्यों डिस्क्रीट या बीटा पार्टिकल में क्यों आपके पास कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जी इमिट होती है। तो पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं क्या। देखें अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स कम फ्रॉम रेडियोएक्टिव डिके। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स कहां से आते हैं? रेडियोएक्टिव डिके से आते हैं। दे हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज। तो जब ये पार्टिकल्स इमिट होते हैं तो इनके पास डिफरेंट एनर्जी होती है बिकॉज दे आर इमिटेड इन डिफरेंट वेज। तो ये पार्टिकल्स हमेशा डिफरेंट वेज में इमिट होते हैं। इसकी डिटेल हमने आगे देखनी है। यहाँ अभी आप ये समझ लो कि ये डिफरेंट वेज में इमिट होते हैं जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल के पास क्यों क्वांटाइज्ड एनर्जीज होती हैं। Why alpha particle have quantized energy? ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, ये SLO बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ये अगर मैं यहां पे लिख लूं इसको, ये आपके पास क्या है, SLO बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? Why alpha particles have quantized या फिर ये इसका वर्ड ये भी आ सकता है कि क्यों इसके पास डिस्क्रीट एनर्जीज होती हैं। क्वांटाइज्ड भी हो सकता है या फिर डिस्क्रीट एनर्जीज। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जितना यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सारा इससे आगे इसका आंसर बनता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जीज फॉर अल्फा पार्टिकल या फिर डिस्क्रीटनेस ऑफ एनर्जीज फॉर अल्फा पार्टिकल क्यों है। तो देखें यहां पे इसका आंसर हमने कुछ इस तरह से लिखा है कि अल्फा पार्टिकल्स इन न्यूक्लियर डिके हैव डिस्क्रीट
एनर्जीज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। तो अल्फा पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जीज होती हैं? डिस्क्रीट या फिर क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जीज होती हैं। अब डिस्क्रीटनेस क्या है इसको हम समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये सपोज्ड वैल्यूज हैं। लेट्स सपोज एनर्जी की एक वैल्यू ये है, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 है, इस एनर्जी की वैल्यू 1 यूनिट है, और यहाँ पे एनर्जी की जो वैल्यू है 2 यूनिट्स है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, या तो वो एनर्जी 1 ले सकते हैं, या अल्फा पार्टिकल की ये एनर्जी हो सकती है, या फिर अल्फा पार्टिकल की ये एनर्जी हो सकती है। बिटवीन की तमाम एनर्जीज अल्फा पार्टिकल नहीं रख सकता है। अल्फा पार्टिकल की आइदर 1 यूनिट एनर्जी हो सकती है या फिर 2 यूनिट एनर्जी हो सकती है। इन बिटवीन 1.5, 1.3, 1.7 ये एनर्जीज अल्फा पार्टिकल के लिए पॉसिबल नहीं है। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सीढ़ी है, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। लेट्स सपोज ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। अगर आपने इस सीढ़ी से ऊपर जाना है तो आप आइदर पहले स्टेप पे हो सकते हैं या फिर दूसरे स्टेप पे हो सकते हैं। दरमियान की इस जगह पे आप लाए नहीं कर सकते। तो अब एनर्जी के लिए भी, अल्फा पार्टिकल के लिए भी यही बात है। अल्फा पार्टिकल या तो ये एनर्जी ले सकते हैं, या उनकी एनर्जी इतनी हो सकती है, या फिर अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इतनी हो सकती है। दरमियान की वैल्यू एनर्जी की नहीं ले सकता अल्फा पार्टिकल। तो ये जो वैल्यूज होती हैं इनको आप कहते हैं डिस्क्रीटनेस। ये आपके पास क्या है? डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। ठीक हो गया। अब ये डिस्क्रीट होने की वजूहात क्या है, इसके फैक्टर्स क्या हैं? तो इसके फैक्टर्स यहां पे फॉलोइंग बताए गए हैं। पहली बात क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं या फिर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, वो सबसे पहले हमेशा न्यूक्लियस के अंदर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के अंदर होते हैं। अब ये एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे आपने कोई भी एटम देखा होता है, तो एटम के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं। पहला शेल के शेल हो सकता है, दूसरा शेल के एल शेल हो सकता है, फिर एम शेल हो सकता है, फिर एन शेल हो सकता है। ऐसे उसके शेल्स ज्यादा होते जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उन शेल्स के अंदर रिजाइड कर सकता है, या तो वो पहले शेल में हो सकता है या दूसरे शेल में हो सकता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ज्वाइंटली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो ये न्यूक्लियॉन्स कहां पे होते हैं? तो उसके लिए भी हमेशा न्यूक्लियॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर हमेशा क्वांटाइज्ड ऑर्बिट के अंदर मौजूद होते हैं, या क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स के अंदर ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एटम की बात करें, किसी एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है तो उसके गिर्द ऐसे स्टेट्स होती हैं। ये के शेल है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे के शेल में हो सकते हैं। फिर आपके पास एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, फिर आपके पास एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियॉन्स की बात करें, न्यूक्लियॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, अगर हम किसी न्यूक्लियस को ध्यान से देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं। आइदर न्यूक्लियॉन्स स्टेट के अंदर मौजूद हो सकते हैं, या इन एनर्जी लेवल्स के अंदर मौजूद हो सकता है, या इस एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद हो सकता है, या फिर इस एनर्जी लेवल के अंदर मौजूद हो सकता है। तो आपके पास जैसे एटम के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं, सिमिलरली न्यूक्लियस के अंदर भी मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं जहां पे न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है, न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑक्यूपाई क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियॉन्स से मुराद प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं। वो हमेशा क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई करते हैं। वो हमेशा इन स्टेट्स में होते हैं जो कि क्वांटाइज्ड होती हैं। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है? न्यूक्लियॉन्स आइदर इस स्टेट में हो सकते हैं, या इस स्टेट में हो सकते हैं, या इस स्टेट में हो सकते हैं। दरमियान की ये वैल्यूज कभी भी न्यूक्लियॉन्स नहीं ले सकते। न्यूक्लियॉन्स यहां पे हो सकते हैं, पहली स्टेट के अंदर, दूसरी स्टेट के अंदर, या फिर तीसरी स्टेट के अंदर हो सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन ये जो जगह हैं यहां पे न्यूक्लियॉन्स नहीं हो सकते। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल। सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम व्हेन, जैसे कि ये आपके पास एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर होते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियॉन्स भी मुख्तलिफ लेवल्स के अंदर होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। When nucleons rearrange to emit alpha particle, जब न्यूक्लियॉन्स को रीअरेंज किया जाता है, देखें
लेट्स सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, या न्यूक्लियॉन्स यहाँ पे पाए जा सकते हैं, यहाँ पे पाए जा सकते हैं, या यहाँ पे पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास मुख्तलिफ न्यूक्लियॉन्स की स्टेट्स हैं। अब इनके लिए भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं, उनमें मैं नहीं पढ़ना चाहता कि न्यूक्लियॉन्स पहली स्टेट में कितने होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं। ये उस स्टेट या उस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, कि हम सिर्फ ये बात करेंगे कि जब न्यूक्लियॉन्स रीअरेंज होंगे किस काम के लिए, टू इमिट अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आपको पता है कि हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई जिसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स, तो इसका मास नंबर 4 होता है। हीलियम 2 4 आपके पास अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स when nucleons rearrange to emit alpha particle, जब आपके पास न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाते हैं, रीअरेंज होते हैं किस काम के लिए, इमिट एन अल्फा पार्टिकल, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल न्यूक्लियर स्टेट कोरिस्पॉन्ड्स टू द डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब हम इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां से कुछ न्यूक्लियॉन्स रीअरेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इस स्टेट से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, तो अब इस स्टेट में सबसे पहले अल्फा पार्टिकल बनेगा। तो यहां से हो सकता है एक न्यूक्लियॉन यहां पे आ जाए, यहां से एक न्यूक्लियॉन यहां पे आ जाए। तो अब आपके पास यहां पे लेट्स सपोज अल्फा पार्टिकल बन गया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल यहां पे बन गया है। अब इस अल्फा पार्टिकल ने इस न्यूक्लियस से बाहर जाना है। ठीक है, जैसे आपके पास ये स्टेट्स के अंदर अल्फा पार्टिकल बन गया है, यहां पे आपके पास अल्फा पार्टिकल मौजूद है। ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, कहां पे होता है वी डोंट नो, अल्फा पार्टिकल किस स्टेट में होता है हमें नहीं पता। हम हाइपोथेटिकली ये समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल यहां पे इस स्टेट के अंदर मौजूद है। अब इस अल्फा पार्टिकल ने इस न्यूक्लियस से बाहर जाना है, तो इस स्टेट के अंदर कोई ना कोई इसकी एनर्जी होगी। लेट्स सपोज यहां की एनर्जी E2 है, और यहां पे इसकी जो आखिरी स्टेट है उसकी एनर्जी लेट्स सपोज En है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से निकलकर इस न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, जो आखिरी स्टेट की एनर्जी है उसका और इस स्टेट की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी लेके ये अल्फा पार्टिकल यहां से बाहर जाएगा। ठीक है, ये बात दोबारा समझ लें। लेट्स सपोज इस जगह पे अल्फा पार्टिकल की कोई ना कोई एनर्जी मौजूद है, और यहां से जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, जो सबसे आखिरी स्टेट की एनर्जी होगी और इस स्टेट की जो एनर्जी है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी लेके ये अल्फा पार्टिकल क्या होगा, न्यूक्लियस से बाहर जाएगा। ये बात अब दोबारा देख लें। The energy difference between the initial and final nuclear state corresponds to discrete energy of alpha particle। यहां पे जो इनिशियल स्टेट है ना, इसका मतलब वो स्टेट होती है जहां पे अल्फा पार्टिकल पाया जाता है। जैसे कि मैंने यहां पे स्टेट 2 को कहा हुआ कि अल्फा पार्टिकल यहां पे रिजाइड कर रहा है। तो यहां से जब अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, तो जो आखिरी स्टेट की एनर्जी है, उस स्टेट की एनर्जी और इस स्टेट की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी लेके ये अल्फा पार्टिकल यहां से बाहर जाएगा। ठीक हो गया। Initial and final nuclear states correspond to discrete energy of alpha particle। तो यहां पे इन दो स्टेट्स के दरमियान की जो एनर्जी है उसकी हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली दफा यहां से अल्फा पार्टिकल इमिट हो, उससे लेट्स सपोज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट होती है, और जब दोबारा से यहां से अल्फा पार्टिकल इमिट हो तो वहां से हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ऐसा नहीं होता। यहां पे इस स्टेट से जब भी ये अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, तो इससे हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, या अल्फा पार्टिकल के पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। सिमिलरली इस स्टेट से जब अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, यहां से भी आपके पास क्या होनी है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी है। अब इसके बाद हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलें, तो वहां पे लिखा हुआ बाइंडिंग एनर्जीज। तो सबसे पहले आप देखें, जो आपके पास न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको बाइंड करके रखता है कौन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर कौन बाइंड करके रखता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दो पार्टिकल्स के दरमियान में होती है जब उनके दरमियान का डिस्टेंस 10⁻⁻14 मीटर से कम हो। दो पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस अगर 10⁻⁻14 मीटर से कम हो तो वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आती है। अगर आपके पास यहां पे कोई न्यूक्लियस बना लेते हैं हम, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इनके दरमियान का अगर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है 10⁻⁻14 मीटर से कम होगा, तो इनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी जो इन दो पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखेगी। अब इस चीज पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता कि ये पार्टिकल प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है। जो भी पार्टिकल्स हों,
जिनके दरमियान का डिस्टेंस 10⁻⁻14 मीटर से कम होगा, उनके दरमियान में हमेशा एक अट्रैक्शन होगी बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अगर ख्वाह वो प्रोटॉन प्रोटॉन ही क्यों ना हो। अगर उनके दरमियान का डिस्टेंस 10⁻⁻14 मीटर से कम है तो उनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगी, जिसको स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है, वरना प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर खराब कर सकते हैं। तो ये बात समझ लें कि न्यूक्लियस के अंदर हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जो कि न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है या न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है। तो ये बात देख लें, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, वो क्या करेगी, न्यूक्लियॉन्स को इकट्ठा रखेगी, जोड़ के रखेगी, कंट्रीब्यूटिंग ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो यही जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। व्हेन अल्फा पार्टिकल फॉर्म बाय रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिलीजेस एनर्जी। जब आपके पास अल्फा पार्टिकल फॉर्म होता है, कैसे, बाय रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स की रीअरेंजमेंट, किसी एक शेल से न्यूक्लियॉन दूसरे शेल में जाएगा, दूसरी शेल से पहले शेल में आ जाए, तो वहां पे जो रीअरेंजमेंट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी अल्फा पार्टिकल लेके बाहर निकलता है, विच कैरीड बाय अल्फा पार्टिकल, और वही एनर्जी लेके कौन निकलेगा, अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा। अब इसकी वजह से क्वांटाइज्ड एनर्जी कैसे इमिट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इस तरह के मुख्तलिफ स्टेट्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स लेट्स सपोज यहां से इस स्टेट में जमा होने लग गए हैं। तो अब जब न्यूक्लियॉन्स ऊपर वाली स्टेट से नीचे वाली स्टेट में आएंगे तो वो क्या करेंगे, एनर्जी इमिट करेंगे। ठीक है, अब ये न्यूक्लियॉन क्या करेगा, इन सारी एनर्जीज को लेके, सॉरी ये अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, इन सारी एनर्जीज को लेके ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा। अब इन स्टेट से जब एनर्जी इमिट होती है तो वो क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होती है। दो स्टेट्स के दरमियान की एनर्जी हमेशा क्वांटाइज्ड होती है। तो ये जो क्वांटाइज्ड या फिर डिस्क्रीट एनर्जी है वो लेके कौन बाहर निकलेगा, अल्फा पार्टिकल यही एनर्जी कैरी करके यहां से बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास हमेशा क्वांटाइज्ड या फिर डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। क्वांटाइज्ड और डिस्क्रीट का एक ही मतलब होता है। अब तीसरी बात डिस्क्रीट एनर्जी की क्या क्यों है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से है। तो देखें, जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी लेके अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा होता है। लेट्स सपोज किसी भी न्यूक्लियस से, इमेजिन आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, ठीक हो गया, और इस न्यूक्लियस में ये आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस किसी एक पार्टिकल को इमिट करता है जिसको मैं अल्फा पार्टिकल कह देता हूं, और ये अब ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये जो अल्फा पार्टिकल है ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके मूव करेगा, जिसको आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कहेंगे। और ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है, असल में इसको पेरेंट न्यूक्लियाई कहा जाता है, इसको डॉटर न्यूक्लियाई कहा जाता है, ये रेडिएशन है। तो अगर अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके जा रहा है, जिसको मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कह रहा हूं, और ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है, ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी से रिकॉइल होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा टू कंजर्व द मोमेंटम। तो यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए अगर अल्फा पार्टिकल कुछ एनर्जी लेके इस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो बाकी एनर्जी लेके जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो इस डायरेक्शन में रिकॉइल हो जाएगा, जो टू कंजर्व द मोमेंटम। तो इस वजह से जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा अल्फा पार्टिकल, तो ये हमेशा क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके मूव करेगा, जितना इसका मोमेंटम इसको अलाउ करेगा कि ये उतनी एनर्जी लेके इस डायरेक्शन में मूव करे। तो ये बात यहां पे देख लें, इन अल्फा डिके द एनर्जी इज स्प्लिट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड रिकॉइल एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और रिकॉइल एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाती है। दिस डिवीजन इंश्योर्स दैट अल्फा पार्टिकल्स एनर्जी इज डिस्क्रीट। तो ये जो डिवीजन है, तकसीम है एनर्जी की, ये इस बात को इंश्योर करती है कि अल्फा पार्टिकल के पास हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जाए, उससे कम ज्यादा जो एनर्जी है वो लेके डॉटर न्यूक्लियाई बैकवर्ड रिकॉइल हो जाएगा। तो अब ये 3 पॉइंट्स की वजह से हम कहेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल जब भी इमिट होगा उसके पास हमेशा क्वांटाइज्ड या फिर डिस्क्रीट एनर्जी होगी। ठीक है, ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई अल्फा पार्टिकल हैव क्वांटाइज्ड
या फिर डिस्क्रीट एनर्जीज, कि अल्फा पार्टिकल जब भी इमिट होगा तो उसके पास डिस्क्रीट एनर्जी क्यों होती है। तो उसकी वजूहात यहाँ पे है कि अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है सबसे पहले वहां पे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल होती है, वहां पे जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो मुख्तलिफ स्टेट्स में होते हैं, उनकी रीओरिएंटेशन से वहां से जो अल्फा पार्टिकल इमिट होगा वो क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके जाएगा। दूसरी बात बाइंडिंग एनर्जी की बात करनी है कि वहां पे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है। जब वहां से कोई अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो वो हमेशा क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके जाता है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करनी है, जहां पे जो आपकी टोटल एनर्जी है, इमिशन की जो एनर्जी होती है वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है ये हमेशा क्वांटाइज्ड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके आगे की तरफ जाएगा, और जो बाकी मानदा एनर्जी होगी वो डॉटर न्यूक्लियाई बैकवर्ड लेके रिक्वायल हो जाएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जीज फॉर बीटा पार्टिकल क्यों है। यहां से भी एक SLO बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हो सकती है कि व्हाई बीटा पार्टिकल्स हैव अ कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जीज, कि बीटा पार्टिकल के पास क्यों कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जीज हो सकती हैं। ये आपके पास SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। यहां पे इस टॉपिक से ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्यों डिस्क्रीट नहीं होती, या फिर बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्यों नहीं क्वांटाइज्ड, ठीक है ना। कोई भी स्टेटमेंट हो उसका आंसर आपने यहां से लेकर यहां तक ये सारा लिख लेना है, या एटलीस्ट इसमें से 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं कि बीटा पार्टिकल्स डिस्प्ले कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ स्पेक्ट्रा, जिसको आप रेंज कहते हैं, ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। तो बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्यों कॉन्टिन्यूस होती है, तो उसकी बुनियादी वजह ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि मैंने यहां पे लिखी हैं। सबसे पहले न्यूट्रिनोज इन बीटा पार्टिकल, कि बीटा पार्टिकल जब भी इमिट होते हैं तो वहां पे साथ में न्यूट्रिनोज भी इमिट होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर पॉजिट्रॉन हो सकते हैं। जब भी किसी न्यूक्लियर डिके में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन इमिट होते हैं तो उनके साथ हमेशा न्यूट्रिनोज भी इमिट होते हैं। अगर बीटा माइनस की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो उसके साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है, जैसा कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था। और जब पॉजिट्रॉन इमिट होता है, जिसको बीटा प्लस कहते हैं, उसके साथ हमेशा न्यूट्रिनो अकम्पनीड होता है। तो इसकी डिटेल में थोड़े टाइम में बताता हूं। In beta decay, 2 types of particle are emitted, कि इसमें हमेशा 2 तरह के पार्टिकल्स इमिट होते हैं। That is बीटा पार्टिकल्स, जिनमें आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होते हैं, एंड न्यूट्रिनोज इमिट होते हैं। न्यूट्रिनोज यहाँ पे 2 तरह के हो सकते हैं। न्यूट्रिनो जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रिनो कहते हैं, या फिर एंटी इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रिनो भी यहाँ पे आपके पास इमिट होते हैं। तो आप कहें 2 तरह के पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रिनो इमिट होते हैं। बीटा पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन शामिल हैं, और न्यूट्रिनोज यहाँ पे जो इमिट होते हैं वो आपके पास न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हो सकते हैं। इनकी डिटेल में बताता हूँ। In antineutrino, an antineutrino is emitted with beta minus, जिसको आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब भी आपके पास बीटा माइनस डिके होता है तो वहां पे आपके पास कौन सा पार्टिकल इमिट होता है, एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है। तो अब मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्बन 614 है, ये आपके पास नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, जिसका एटॉमिक मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 7 होता है, विद इमिशन ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल, जिसका एटॉमिक नंबर -1, मास नंबर 0 होता है, और इसके साथ हमेशा एक एंटी न्यूट्रिनो इमिट हो रहा होता है। तो अब देखें बीटा माइनस पार्टिकल जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है। इसकी वजह क्या है, टू कंजर्व द लेप्टॉन नंबर। ठीक है, न्यूट्रिनो इमिट होने की वजह क्या है, टू कंजर्व द लेप्टॉन नंबर। यहाँ पे लेप्टॉन नंबर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ इमिट होता है। और दूसरी बात ये याद रखिएगा, जब बीटा माइनस पार्टिकल इमिट होता है तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। लेट्स सपोज आपके पास ये क्या है, एक न्यूट्रॉन जिसका एटॉमिक नंबर 0, मास नंबर
1 होता है तो ये आपके पास प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, विद बीटा माइनस पार्टिकल जिसको मैं यहां पे चलें इलेक्ट्रॉन से लिख लेता हूं, साथ में यहां पे एंटी न्यूट्रिनो इमिट होगा। तो यहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इसकी वजह से हमेशा एटॉमिक नंबर 1 ज्यादा होता है, मास नंबर डॉटर न्यूक्लियाई का सेम रहता है। तो अगर हम दूसरे केस की बात करें जहां पे बीटा माइनस की बजाय बीटा प्लस पार्टिकल इमिट होता है, तो वहां पे आपके पास साथ में क्या होना है, न्यूट्रिनो इमिट होना है। तो अब यहां पे देख लो, एन एंटी न्यूट्रिनो इज इमिटेड विद बीटा माइनस जिसको आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से या बीटा माइनस पार्टिकल के निकलने की वजह से क्या इमिट होगा, एंटी न्यूट्रिनो इमिट होगा। और दूसरी बात क्या है, एंड अ न्यूट्रिनो इज इमिटेड विद बीटा प्लस पार्टिकल। तो बीटा प्लस के लिए अगेन मैं यहां पे एक और एग्जांपल ले लेता हूं। बीटा प्लस के लिए मेरे पास एग्जांपल है, लेट्स सपोज फ्लोरीन है और इसका एटॉमिक नंबर मेरे पास 9 है, फ्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर 9, मास नंबर 18 है। ये कन्वर्ट हो जाता है विद इनटू ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 18 है, विद इमिशन ऑफ बीटा प्लस पार्टिकल, और इसके साथ हमेशा इमिट होगा न्यूट्रिनो, ठीक है। और बीटा प्लस पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 0 होता है। ये असल में पॉजिट्रॉन है। और इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन जिसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1 होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू न्यूट्रॉन जिसका एटॉमिक नंबर 0 मास नंबर 1 विद इमिशन ऑफ बीटा प्लस पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो। तो यहां पे देखें न्यूट्रिनो इमिट जब भी होता है, कब होता है न्यूट्रिनो, जब आपके पास पॉजिट्रॉन इमिट होता है। पॉजिट्रॉन असल में एंटी इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर या एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को आप इस तरह से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरह से आप इसको लिख सकते हैं। जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलेगा या पॉजिट्रॉन निकलेगा उसके साथ हमेशा न्यूट्रिनो इज अकम्पनीड, ठीक है। और इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। अब जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो एटॉमिक नंबर 1 डिक्रीज होता है, मास नंबर सेम रहता है या न्यूक्लियन नंबर यहां पे सेम रहता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो आपके पास न्यूट्रिनोज इमिट होते हैं, ये रिएक्शन आप चाहें तो इस जगह पे आप लिख सकते हैं। तो जब ये न्यूट्रिनोज इमिट होते हैं तो ये न्यूट्रिनोज एक रैंडम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके यहां से बाहर जाते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन में हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, या हमेशा इसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी बीटा पार्टिकल, न्यूट्रिनो और ऑक्सीजन की जो एनर्जी है ये फिक्स रहती है। लेकिन इसमें ये जो न्यूट्रिनो है ये एक रैंडम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके यहां से इमिट होता है। तो पीछे आप बीटा पार्टिकल के लिए कभी भी आप फिक्स एनर्जी की बात नहीं कर सकते। तो देखिए यहां पे ये बात मैंने लिखी हुई है, द टोटल एनर्जी ऑफ डिके इज स्प्लिट बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो। तो ये जो एनर्जी है, डिके की एनर्जी है, वो बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो में स्प्लिट हो जाती है। अब ये जो स्प्लिट है इसका रेशियो सेम नहीं होता। तो द न्यूट्रिनो टेक्स अ रैंडम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये न्यूट्रिनो क्या करेगा, एक रैंडम अमाउंट ऑफ एनर्जी ले लेगा और बाकी जो एनर्जी होगी वो बीटा पार्टिकल के पास होगी। तो अब बीटा का पार्टिकल के पास कभी ज्यादा एनर्जी होगी, कभी कम एनर्जी होगी। तो इस वजह से इसकी हमेशा कोई फिक्स्ड या फिर क्वांटाइज या डिस्क्रीट वैल्यू एनर्जी की नहीं हो सकती। इसकी कोई भी रेंज ऑफ वैल्यू हो सकती है। लेट्स सपोज यहां से लेकर यहां तक ये रेंज ऑफ वैल्यू है। तो न्यूट्रिनो या यहाँ पे जो बीटा पार्टिकल है उसकी एनर्जी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इनमें से कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं फॉर बीटा पार्टिकल। तो इस वजह से इसके पास ये रेंज ऑफ वैल्यू होती है। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि न्यूट्रिनो हमेशा क्या करता है, एक रैंडम अमाउंट ऑफ एनर्जी ले लेता है डिके एनर्जी में से, और बाकी जो रह जाती है वो बीटा पार्टिकल की है। तो बीटा पार्टिकल के हिस्से में कभी ज्यादा एनर्जी आएगी, कभी कम एनर्जी आएगी। तो आप उसके लिए एक फिक्स वैल्यू को असाइन या फिर एक क्वांटाइज्ड एनर्जी को असाइन नहीं कर सकते, ये इसकी एनर्जी होगी या ये होगी। अब इस रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है बीटा पार्टिकल की एनर्जी की। अब दूसरी वजह यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर हमेशा एनर्जी कंजर्व होती है, या वहां पे जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। तो टोटल एनर्जी को कंजर्व करने के लिए वहां पे जो एनर्जी शेयरिंग है वो उसका जो फिक्स कोई भी रूल नहीं है कि ये न्यूट्रिनो और बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी की डिवीजन क्या होगी। तो इस वजह से अगेन यही पॉइंट तकरीबन यहाँ पे बनता है कि एनर्जी को कंजर्व करने के लिए इनके दरमियान में कोई शेयरिंग का एग्रीमेंट नहीं है। इस वजह से न्यूट्रिनो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा
डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके जाएगा और बीटा पार्टिकल के पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हर दफा आएगी। तो देखें, द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, हाउएवर द वे ऑफ शेयरिंग एनर्जी बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड न्यूट्रिनो कीप्स चेंजिंग। तो इनके दरमियान में जो शेयरिंग है, कभी ज्यादा एनर्जी ले लेता है न्यूट्रिनो, कभी कम एनर्जी ले लेता है। दैट्स व्हाई बीटा पार्टिकल हैव रेंज ऑफ एनर्जीज। तो इस वजह से बीटा पार्टिकल के पास क्या होगी, रेंज ऑफ एनर्जीज होंगी। ये दो पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक और वजह भी है बीटा पार्टिकल के पास रेंज ऑफ एनर्जी होने की, वो क्या है, फाइनल स्टेट इंटरेक्शन। जो बीटा पार्टिकल जब भी किसी न्यूक्लियस से इमिट होता है, फॉर एग्जांपल ये फ्लोरीन के न्यूक्लियस से जब ये बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है, तो अब ये बीटा पार्टिकल किसी और सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ या किसी और फील्ड के साथ इसकी इंटरेक्शन हो सकती है, कोलिजन हो सकता है। ये बीटा पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा और अपनी एनर्जी या तो उसको दे देगा या उससे कुछ एनर्जी ले लेगा। तो अब इस एनर्जी एक्सचेंज की वजह से भी बीटा पार्टिकल के पास कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी या क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती। कभी वो ज्यादा एनर्जी ले लेता है, कभी कम एनर्जी दे देता है या ले लेता है। तो इस वजह से इसकी एनर्जी हमेशा क्या होगी, एक रेंज ऑफ वैल्यू में होगी। तो देखें, आफ्टर बीइंग इमिटेड बीटा पार्टिकल कैन इंटरेक्ट विद अदर पार्टिकल्स एंड फील्ड्स। तो ये दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, जो कि कोलिजन होता है, और दूसरी फील्ड्स के साथ भी इंटरेक्शन कर सकता है। तो फील्ड भी इसको या तो एनर्जी दे सकती हैं या ले सकती हैं। दीज इंटरेक्शंस कैन चेंज द एनर्जीज ऑफ बीटा पार्टिकल। तो ये इंटरेक्शन क्या करेंगे, बीटा पार्टिकल्स की एनर्जीज को चेंज करेंगे, विच इज अनदर रीजन फॉर रेंज ऑफ एनर्जी वैल्यूज। तो ये एक और वजह है इसके पास रेंज ऑफ एनर्जी होने की। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बीटा पार्टिकल है ये एक क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस है। क्वांटम मैकेनिक्स एक फिजिक्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, और क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक पार्टिकल के पास या हर एक पार्टिकल की तमाम प्रॉपर्टीज को एक वेव फंक्शन की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो पार्टिकल है, जो कि बीटा पार्टिकल, इसकी तमाम प्रॉपर्टीज को एक ही फंक्शन के अंदर, जिसको आप वेव फंक्शन कहते हैं, तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिंगल वेव फंक्शन के अंदर होती है, और उस वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिस्टिक नेचर होती है। और इस वजह से ये जो बीटा पार्टिकल है उसकी एग्जैक्ट एनर्जी आप कभी भी नहीं बता सकते। प्रोबेबिलिटी में उसकी कोई भी एनर्जी हो सकती है। लेट्स सपोज इसकी प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक कोई प्रोबेबिलिटी है, तो इसके दरमियान में एनर्जी की या प्रोबेबिलिटी की जो भी वैल्यू आएगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी एनर्जी हो सकती है। तो ये जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है पार्टिकल्स की या फिर वेव फंक्शन की, इसकी वजह से भी इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, और हमेशा इसकी एनर्जी डिफरेंट आपको निकल के नजर आएगी। तो देखें, इसमें एक और रीजन ये भी है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ अनसर्टेनिटीज हैं कि आप किसी भी पार्टिकल के लिए पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। पोजीशन और मोमेंटम के बाद टाइम और एनर्जी को आप साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ये भी एक वजह है कि जो एनर्जी है वो हमेशा अनसर्टेन रहती है, एक रेंज ऑफ वैल्यू के दरमियान में उसकी वैल्यू आती है। तो आप देखें इसका आंसर यहां से देखें, इन क्वांटम मैकेनिक्स अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन विद इनहेरेंट अनसर्टेनिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो तमाम पार्टिकल्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, एक वेव फंक्शन होता है। एक वेव फंक्शन से उसको डिस्क्राइब किया जाता है, और उसमें हमेशा इनहेरेंट अनसर्टेनिटी होती है उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर। हमेशा उसके अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी, गैर यकीनीपन रहेगा, इंक्लूडिंग इन एनर्जी। तो एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी रहेगी और उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती। सो एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज स्प्रेड ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यू। तो उसमें जो बीटा पार्टिकल की एनर्जी है वो रेंज ऑफ वैल्यू में स्प्रेड होगी, और उसको क्या कहते हैं, वो जो रेंज ऑफ वैल्यू होती है उसको कंटिन्यूस रेंज कहते हैं। दैट्स व्हाई जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनके पास कौन सी एनर्जी होगी, रेंज ऑफ एनर्जीज होती हैं, डिस्क्रीट एनर्जी या फिर क्वांटाइज्ड एनर्जी उनके पास नहीं होती। तो यहां से आपके पास इस टॉपिक में से दो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है कि why alpha particle have quantized or discrete amount of energy, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि why beta particles
have a continuous range of energies, या फिर why beta particle don't have any discrete energy or quantized energy। तो आपने इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे ये इसके जो कॉन्सेप्ट हैं ये बड़े स्प्रेड कॉन्सेप्ट हैं, तो ये इतनी जल्दी आपको एक ही लेक्चर में समझ नहीं आ सकते। तो आप इस पूरे चैप्टर को जब पढ़ के इन शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो ये इंशाल्लाह आपके लिए आसान होगा। और ये चैप्टर अगेन मैं आपको बता दूं कि ये स्प्रेड चैप्टर है, इसमें जिसके कॉन्सेप्ट जो कि हमने अभी पढ़े नहीं है वो भी यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे यहाँ पे न्यूट्रिनोज का कॉन्सेप्ट हो गया, ये इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये चैप्टर आपने जब कंप्लीट कर लिया एक दफा तो दोबारा से भी इस चैप्टर को शुरू से आप देख लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मजीद इस चैप्टर पे डिस्कशन करते रहेंगे। तो इस लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।